गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने वारिस कौन यह पाठ पढ़ा। उसके बाद हमने उस लेसन के पीछे मतलब उस लेसन के नीचे जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने सुलझाए हैं। आज हम अपना नया पाठ देख रहे हैं मधुबन। तो आप सभी को आपका टेक्स्ट बुक हिंदी टेक्स्ट बुक निकालना है और पेज नंबर 19 पेज नंबर आपको निकालना है। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 मधुबन। तो स्टूडेंट्स अभी हम हमारे लेसन को शुरुआत करते हैं। लेसन का नाम है मधुबन। मधुबन इसका मतलब है फूलों की बाग, मतलब फूलों का बगीचा, इसे हम कहते हैं मधुबन। इस पाठ के लेखक हैं अनुराग वर्मा जी। अब मैं यहाँ पर आपको इस लेखक का परिचय बताती हूँ। परिचय: अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। विपुल मतलब बहुत सारा। यहाँ पर अनुराग वर्मा जी, यह जो अपने लेखक है, इन्होंने बहुत सारा हिंदी में लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। तो जो भी यह लेखक लेखन करते हैं तब उनकी जो भाषा और उनका जो आशय मतलब उनका जो ध्येय रहता है इस पाठ को पढ़ाने का, वो एकदम सरल सादा रहता है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। अब यह लेखक जो है वो बहुत पॉपुलर लेखक है। गद्य संबंधी मतलब इस पाठ में हमें लेखक क्या बताना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। अब यहाँ पर जो यह लेखक है उस लेखक ने यहाँ पर प्रसिद्ध डॉक्टर जो है राम कुमार, उनका क्या लिया है, साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार मतलब उनकी इंटरव्यू ली है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। तो यहाँ पर लेखक ने यह डॉक्टर वर्मा जी को जो प्रश्न पूछे हैं वो किसके ऊपर पूछे हैं कि उनकी काव्य रचना, लौकिक पारलौकिक प्रेम, राजनीतिक मतलब पॉलिटिशियन के ऊपर उन्हें प्रश्न पूछे। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। अब यह जो लेखक ने उन्हें प्रश्न पूछे तब डॉक्टर वर्मा जी ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से इनके उत्तर भी दिए हैं। तो आइए अब हम हमारे पाठ को शुरुआत करते हैं। अब सभी को समझ में आया है कि यहाँ पर जो लेखक है अनुराग वर्मा जी, इन्होंने जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है उनका इंटरव्यू लिया है, उन्हें कुछ प्रश्न पूछे हैं और इस पाठ में जो लेखक ने उन्हें प्रश्न पूछे हैं तो डॉक्टर वर्मा जी ने उन्हें अच्छी तरह से उनके उत्तर दिए हैं। तो यहाँ पर साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि सुबह का समय था, अर्ली मॉर्निंग। वो तेज रफ्तार से, रफ्तार मतलब वेग, तेज़ी से वो कहाँ पर जा रहे थे, डॉक्टर वर्मा जी के घर पर जा रहे थे। और क्यों जल्दी जा रहे थे, क्योंकि वो जो इंटरव्यू का टाइम था, जो उन्हें मिलने का टाइम था, वो कितने बजे था, सुबह 10 बजे का टाइम फिक्स हो चुका था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि यह जो डॉक्टर है उन्होंने उत्सव मतलब जो फेस्टिवल्स रहते हैं, संगोष्ठियों मतलब विशेषज्ञों का चर्चा सत्र जो रहता है
वहाँ पर और सम्मेलनों में मतलब सेमिनारों में मैंने उन्हें देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। लेकिन लेखक बता रहे हैं कि अब तो मैं उन्हें खुद मिलने जा रहा हूँ, तो एकदम नज़दीक से मैं उन्हें मिलने जा रहा हूँ और उनके साथ मेरी मुलाकात फेस टू फेस होने वाली है। तो यह मेरा पहला अवसर मतलब यह मेरा पहला मौका था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, अभी मैं उनसे पहले ही मिलने जा रहा हूँ, तो लेखक के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। तो ज्वार उठना मतलब मन में विचारों की हलचल होना, उनके मन में बहुत सारे विचार उठ रहे थे। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। मतलब कौन से प्रश्न लेखक के मन में उठ रहे थे कि वो डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका व्यवहार मतलब उनका नेचर कैसे होगा, वो मेरे साथ कैसे बिहेव करेंगे, और उस साहित्य मनीषी का मतलब वो विद्वान, मनीषी मतलब विद्वान, वो विद्वान व्यक्ति का किस तरह से व्यवहार होगा। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। अब यह तमाम तमाम मतलब समस्त मतलब ये सारे जो प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे वो विचारों के साथ उन्होंने उनके मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। दरवाजे पर लगी घंटी बजाई मतलब उन्होंने उस डॉक्टर साहब के घर की डोरबेल बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा। अब जैसे उन्होंने उनके घर की डोरबेल बजाई, वहाँ से उनका नौकर बाहर आया। क्या आप अनुराग जी हैं? तो उन नौकर ने लेखक से कहा कि क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। मैंने मतलब लेखक ने उस नौकर से कहा हाँ। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अब उस नौकर ने लेखक को ड्राइंग रूम में मतलब वेटिंग हॉल में या हॉल में बिठाया और यह कहा कि आप बैठिए, अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ, आते ही उन्होंने पूछा। और जैसे ही वो डॉक्टर साहब लेखक को मिलने मतलब लेखक से मिलने आए वो ड्राइंग हॉल में, वैसे ही उन्होंने अनुराग जी से कहा मतलब लेखक से कहा कि अनुराग जी कैसे आना हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। तो यहाँ पर लेखक डॉक्टर साहब को बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो प्रसंग मतलब आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं घटी है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मतलब आपको जिन प्रसंगों ने जिन घटनाओं ने आपको मोटिवेट किया है उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा मतलब डॉक्टर साहब ने लेखक से कहा कि अच्छा तो फिर पूछिए, मतलब आप कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न। अब यहाँ पर लेखक डॉक्टर साहब को प्रश्न पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? अब यहाँ पर लेखक डॉक्टर साहब को प्रश्न पूछ रहे हैं कि काव्य रचना मतलब लेखन करना या कविताएं करना आपको ये कहाँ से प्राप्त हुआ? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिससे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो आप मुझे ऐसे एक प्रसंग, एक घटना ऐसी बताइए कि आपको यह सब करने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ मिला, मतलब आप कहाँ से ये सब शुरुआत की आपने। उत्तर। अब इस प्रश्न के उत्तर डॉक्टर साहब दे रहे हैं। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। तो लेखक डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि समाज के अंध व्यवस्था के प्रति मतलब समाज में ये सब जो हो रहा है उसके प्रति मेरे अंदर पहले ही प्रेम था। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों में
व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब मैं 15.5 वर्ष का था तब मैंने सामाजिक व्यवधानों में संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब बता रहे कि उस समय मैं स्कूल भी नहीं छोड़ सकता था, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज़ी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तो यहाँ पर एक मौलाना वहाँ पर आए। जब उन्हें स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था, तब उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज़ी हम सीख रहे हैं वो तो अंग्रेज़ों की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। मतलब हम जो अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं वो तो अंग्रेज़ों के गुलाम बनाने का हमें एक नुस्खा मतलब एक सूत्र है। तालीम मतलब शिक्षा, मतलब जो एजुकेशन हम ले रहे हैं अंग्रेज़ी सीखने का, वो तो उनका एक सूत्र है हमें उनका गुलाम बनाने का। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा है कि बोल सकता है कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब लेखक को बता रहे हैं कि मैंने मेरी माँ के सामने कह दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग सकते में आ गए। तो सभी लोग को प्रश्न पड़ गया कि अभी यह तो स्कूल नहीं जाना चाहता। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। अब यहाँ जो डॉक्टर साहब थे वो बड़े घर से थे, और एक डिप्टी कलेक्टर का जो लड़का है वो अगर स्कूल नहीं जाएगा और आंदोलनों में भाग लेगा, ये कैसे चलेगा। यह प्रश्न की बात थी। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जैसे मैंने डिसीजन लिया स्कूल न जाने का, तो मुझे घर वालों ने बहुत समझाया कि देखो तुम्हारे पिताजी का नौकरी का सवाल है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने गांधी जी का आदेश माना। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सबसे पहले मैंने सत्य मतलब अपने देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। अब डॉक्टर साहब यहाँ पर कितने साल के हो चुके थे? 16, मतलब 16 ईयर्स वो हो चुके थे, और उन्होंने तभी से ध्वज मतलब अपना फ्लैग लेकर वो प्रभात फेरी मतलब वो जो निकलते हैं, सब अपनी प्रभात फेरी निकालते हैं, उस तरह के वो सब गांव से सब नगर से घूमा करते थे फ्लैग लेकर। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। तो जब वो फ्लैग लेकर राष्ट्रीय ध्वज लेकर घूमते थे तभी उन्होंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी, और यह कविता उनकी सबसे पहली कविता थी। मतलब वहाँ से उन्हें कविता लिखने का क्या हुआ था लाभ, मतलब उन्होंने वहाँ से वो कविता लिखनी शुरू की थी। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न, अब उन्हें लेखक ने दूसरा प्रश्न पूछा, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? मतलब आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश किस तरह से आए? तो उत्तर यहाँ पर डॉक्टर साहब उन्हें दे रहे हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। अब जब लेखक डॉक्टर साहब नागपुर विश्वविद्यालय मतलब नागपुर में पढ़ते थे, वहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी, तो इसलिए उन्हें हिंदी विषय बहुत पसंद था। इसलिए वो हिंदी पढ़ने के लिए
या हिंदी विषय लेने के लिए वो कहाँ पर गए थे? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में आए थे। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और वहीं पर उन्होंने MA की परीक्षा वो पास हो गए थे। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। अब यहाँ पर जब इंटरव्यू चालू था तब लेखक ने उनके चेहरे पर गंभीरता मतलब थोड़ी सी उदासी देखी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। अब उनके चेहरे से ऐसे लग रहा था कि जो पास्ट उनके जीवन में गुजर चुका है उनमें वो खो चुके हैं, ऐसे लग रहा था। तो उन्होंने और एक प्रश्न उनसे पूछा। अब लेखक और एक प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न है, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। तो यहाँ पर लेखक डॉक्टर साहब को बताते हैं कि जो ये कविताएं लिखते हैं या लेखन करते हैं, तो जो भी कवि रहते हैं, जो भी लेखक रहते हैं, उनका सारा जीवन जो रहता है वो लौकिक प्रेम से पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। मतलब विलक्षण प्रेम उनका, मतलब जो लौकिक है, जो फैमिली में जो प्रेम करते हैं वो पारलौकिक मतलब प्राइवेट नहीं, वो सब में इसमें बदल गया है। उनका पारलौकिक मतलब विलक्षण प्रेम में बदल गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो उत्तर में डॉक्टर साहब अनुराग जी से कहते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। मतलब यहाँ पर प्रेम जो है वो तो नेचुरल है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब बताते हैं कि 1926 में मेरा विवाह, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब का विवाह मतलब वो उन्होंने शादी कर ली और वे गृहस्थ जीवन में मतलब उन्होंने उनका फैमिली सेटल की। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेरित हुए। तो उन्होंने शादी के बाद 1930 में रहस्यवाद लिखा, मतलब वो जो कविता लिखी उसमें उन्होंने उनके जीवन में जो कुछ अनुभव उन्होंने लिए थे वो उन्होंने उसमें लिखे। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक़ था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब बताते हैं कि अभिनय मतलब एक्टिंग करना मुझे बहुत पसंद था, मेरा शौक़ था। और उत्सवों के अवसर पर मतलब जो उत्सव रहते थे उनके वो जहाँ पर रहते थे उस एरिया में जब कभी उत्सव मतलब फंक्शंस या कुछ फेस्टिवल्स रहते थे तब वो नाटक जो होते थे वहाँ पर जो कार्यक्रम किए जाते थे, प्रोग्राम किए जाते थे, जो स्किट किए जाते थे, उन्होंने उनमें वो अवसर उसमें भाग लिया करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। अब इतना कहने के बाद लेखक उनसे और प्रश्न पूछते हैं। डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? अब यहाँ पर लेखक डॉक्टर साहब को प्रश्न पूछते हैं कि जो देश के अपने राजनीतिक मतलब जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में आप क्या, आपकी राय मतलब आप क्या बताना चाहते हैं? तो उत्तर में डॉक्टर जी बताते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि राजनीति मतलब पॉलिटिशियन में मैं हमेशा दूर रहा क्योंकि ये जो राजनीति है ये स्थिर नहीं है, मतलब वो उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार होता है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा।
अब यहाँ पर डॉक्टर साहब बताते हैं कि नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, मोरारजी, मतलब ये सब जो राजनीति वाले हैं उनके साथ उनकी अच्छी जमती थी, मतलब वो उनके पहचान में थे या उनके साथ वो अक्सर मिला करते थे, लेकिन फिर भी वो राजनीति से दूर रहे। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। तो उन्हें लेखन करने में रुचि थी, उन्हें जो सामाजिक विद्रोह था वो दूर करने में या उनमें उन्हें इंटरेस्ट था, लेकिन राजनीति में पॉलिटिशियन में जाने का उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य में चिंतन करना, मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, और ये सब इंटरव्यू चालू था तब डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी, टाइम देखा और अनुराग जी से कहा, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तो इंटरव्यू बीच में ही रोक कर, मतलब इतने प्रश्न होने के बाद डॉक्टर साहब ने लेखक से कहा कि अब मुझे 11:30 बजे दूसरे प्रोग्राम में जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया, और इतना कहने के बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मतलब किसी लेखक को आशीर्वाद दिया और उन्हें विदा किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आपको यह पाठ एक बार फिर से रीड करना है, और अगर आपको कोई मीनिंग्स मैंने जो बताया अगर नहीं समझ में आए हैं तो आपको यह वीडियो वापस देखना है, और आपको यह लेसन जो है वो 2 बार पढ़ना है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पाठ के पीछे जो प्रश्न है उसे हम सुलझाएंगे।